नमस्कार दोस्तों, बात है सन 1888 की। 1888 में एक आदमी के भाई की डेथ हो गई थी, जिसका नाम लुडविग नोबल था। लुडविग नोबल की उम्र उस समय केवल 57 साल थी और 57 साल में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। जितनी भी न्यूज़पेपर एजेंसी थी फ्रांस की, उनको लगा कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई और नेक्स्ट डे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक हेडिंग डाली, मौत के सौदागर की मौत। और उसके नीचे शोक संदेश देते हुए अखबार में लिखा था, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल, जिसने अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजे और बहुत सारी दौलत कमाई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपने ही मौत के बारे में अल्फ्रेड नोबल पढ़ रहे थे और उस समय अल्फ्रेड नोबल की उम्र केवल 55 साल थी। जो हेडिंग थी, मौत के सौदागर की मौत, ये बात अल्फ्रेड नोबल को बहुत हर्ट हुई। वो सोचने लगे कि क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस नाम से जानेंगे। इस बात का बहुत धक्का लगा उसको और धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं सारा जीवन विश्व शांति के लिए लगा दूंगा। इस घटना के 8 साल के बाद अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई। जब अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई तो डेथ होने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। उसमें लिखा था कि वो अपनी चल और अचल संपत्ति का 97% उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे जो विश्व में पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल और लिटरेचर में बहुत अच्छा काम करेंगे। जो टैगलाइन उस समय फ्रांस के एक न्यूज़पेपर ने दी थी, मौत के सौदागर की मौत, आज दुनिया उनको महान नोबल पुरस्कार संस्थापक के नाम से जानती है। आइए बात करते हैं अल्फ्रेड नोबल के बचपन के बारे में। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। इनका परिवार बहुत ही निर्धन था। इनके पिता का नाम इमैनुअल नोबल था, जो कुछ इक्विपमेंट्स बनाते थे जो एग्रीकल्चर या किसी दूसरे सेक्टर में काम आते थे। जब अल्फ्रेड नोबल मात्र 4 साल के थे तब बिजनेस में घाटा हो गया। इसकी वजह से उनका परिवार स्कॉटलैंड से फिनलैंड शिफ्ट हो गया, लेकिन फिनलैंड में भी बिजनेस अच्छा नहीं चलने की वजह से अल्फ्रेड नोबल के पिता रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबल के पिता ने रूस में जाकर समुद्री सुरंग बनाने का काम किया और वहां पर 5 साल तक काम करते रहे। वहां पर 5 साल काम करने के बाद बहुत अच्छी सफलता वहां पर मिली और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को फिनलैंड से रूस शिफ्ट कर लिया। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। घर पर ही टीचर उनको पढ़ाने के लिए आता था और उन्होंने स्कूलिंग सारी रूस से ही की। अल्फ्रेड नोबल कद काठी के दुबले पतले बच्चे, दिमाग से बहुत तेज, जिनको इंग्लिश, लिटरेचर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान, इसके साथ साथ रशियन, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ थी। जब उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की रूस में, तो उसके बाद उनके फादर का बिजनेस रूस में फेल हो गया और उसके बाद वो 1849 में वापस स्वीडन आ गए। अब अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि क्यों न पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो केमिस्ट्री में पढ़ाई करने के लिए पेरिस चले गए। जब पेरिस स्टडी कर रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात इटालियन केमिस्ट्री साइंटिस्ट एस्केनियो सोब्रेरो से हुई, जिसने नाइट्रोगैलिसिन का आविष्कार किया था। नाइट्रोगैलिसिन पीले रंग का बेहद ही विस्फोटक पदार्थ है। वह बारूद से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। अल्फ्रेड नोबल ने सोचा क्यों न नाइट्रोगैलिसिन को अपने फादर के बिजनेस में ही यूज करें, जबकि शोब्रेरो, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, वो इसके बिल्कुल विरोध में थे।
उन्होंने अल्फ्रेड को समझाया कि यदि आप इसका यूज करते हो तो इसका रिजल्ट बहुत भयंकर आएगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। लेकिन अल्फ्रेड नोबल कहाँ मानने वाले थे। वो उसके बाद पेरिस से स्वीडन आ गए। स्वीडन आने के बाद उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की डीपली स्टडी की। उन्होंने पाया कि ये एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। यदि इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ढेर सारी धन दौलत इससे कमाई जा सकती है। धीरे धीरे वो इसके ऊपर काम करते गए और थोड़ी बहुत सफलताएं उनको हाथ भी लगी। लेकिन 1864 में अल्फ्रेड नोबल की लैब में एक भयंकर विस्फोट हुआ नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से, और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों में से एक अल्फ्रेड नोबल के भाई भी थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी। 1866 में जब अल्फ्रेड नोबल लैब में काम कर रहे थे तो वो नाइट्रोग्लिसरीन को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में भर रहे थे। जब वो भर रहे थे तो उनके हाथ से टेस्ट ट्यूब फिसल गई। सौभाग्यवश नीचे एक डब्बे के ऊपर गिरी जिसमें कैजलगूहर नाम का एक पदार्थ भरा था। कैजलगूहर नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लिया और उसके ऊपर किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं हुआ। अगर यह नीचे गिरती तो इतना भयंकर विस्फोट होना था कि पूरी लैब खत्म हो जाती और अल्फ्रेड नोबल और उसके जो असिस्टेंट उसके साथ काम कर रहे थे उन सब की मौत हो जानी थी। अब अल्फ्रेड नोबल को बड़ा ही अचंभा हुआ। अल्फ्रेड नोबल को लगा कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वह केवल कैजलगूहर है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। काफ़ी लंबे समय तक उसके ऊपर रिसर्च करके उसको कंट्रोल करने की पावर जनरेट की। बाद में नाइट्रोग्लिसरीन का नाम डायनामाइट रखा गया। जब डायनामाइट दुनिया में आया तो अल्फ्रेड नोबल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अल्फ्रेड नोबल ने इससे बहुत सारी दौलत कमाई। उनको लॉर्ड ऑफ डायनामाइट कहा जाने लगा। बाद में और भी बहुत सारे आविष्कार वो लगातार करते रहे। उन्होंने गैस मीटर बनाया, सिंथेटिक रबर बनाया, चमड़ा बनाया, रोगन के विकल्प तैयार किए, सेफ्टी फ्यूज बनाए और गैर वाली साइकिल बनाई। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में 355 आविष्कार किए जिनको वो अपने नाम पेटेंट करवा गए। पहले डायनामाइट का उपयोग खदानों में किया जाने लगा था पत्थरों को तोड़ने के लिए। बाद में युद्धों में भी इसको यूज करने लगे। दुनिया इनको हत्यारा मानती थी। उनके जीवन काल में खुलेआम लोग उनको मौत का घूमता फिरता विक्रेता कहते थे, मनुष्य के रूप में शैतान कहते थे। वो बहुत दुखी थे क्योंकि जिस आविष्कार को उन्होंने शांति के लिए विकसित किया था वो अब विनाश के लिए यूज हो रहा है। 10 दिसंबर 1896 को जब अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई तो उन्होंने जो अपनी वसीयत लिखी थी उसमें 90% अपनी चल और अचल संपत्ति उन लोगों को डोनेट करने के लिखी जो पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल और लिटरेचर में अच्छा योगदान देंगे। 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है। उन्हीं की याद में वर्ल्ड में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस आदमी के बारे में फ्रांस के एक न्यूज़पेपर ने लिखा था मौत के सौदागर की मौत, आज उसी इंसान को महान नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।